नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीसीए में। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सब लोग? बढ़िया हो? सुबह के 5 बज चुके हैं, उठ जाओ। उठो लाल, अब आंखें खोलो। करंट अफेयर्स लाया हूं, पढ़ लो। उठो लाल, अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं, मुंह धो लो। याद है ना, ये कविता बचपन में पढ़ा करते थे। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। तारीख है 20 जून और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आप सभी के सामने हाजिर है। लेकिन उससे पहले वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। आप में से कई सारे ऐसे मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं, जो मेरे फेसबुक पेज पर भी हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि कोई भी वीडियो शेयर नहीं करता। एक भी मेरा दोस्त, एक भी मेरा भाई, एक भी मेरी बहन वीडियो मेरा शेयर क्यों नहीं करते हो? प्लीज शेयर कर दो भाई, प्लीज शेयर कर दो, प्लीज शेयर कर दो। अब तो कर दो यार, इतने भी बेशरम मत बनो, है ना। जब भी आप वीडियो देख रहे हो तुरंत पहले उठो, शेयर करो। रीजनी में राहुल मिश्रा के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर लिया है आपने? नहीं किया है तो बहुत गलत किया है, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। और आइए देखते हैं आज की हमारे हेडलाइंस क्या है। लेकिन उससे पहले मेरे लिए एक इंपॉर्टेंट बात, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, आपको ज्वाइन करना है संपूर्ण रीजनिंग बैच 4.0। ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे? डीसीए ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक ही बैच वहां पर चल रहा है और यही मेरी रोजी रोटी का जरिया है, तो प्लीज आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप इसे ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो किसी को ज्वाइन करा दीजिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 10-12 लोगों को तो ज्वाइन करा ही सकते हो। करा सकते हो ना? नहीं करा सकते हो? करा दो यार। चलो फिलहाल शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में सबसे पहली जानकारी है आपके स्क्रीन पर कि 18 जून को मनाया गया अंतरराष्ट्रीय पिकनिक दिवस। 19 जून को मनाया गया विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस। हमजा अब्दी बर्रे बने हैं सोमालिया के नए प्रधानमंत्री। 23 जून 2022 को बीजिंग में आयोजित होगा 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ऑफ द दिस, सरगम कौशल को मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का ताज पहनाया गया। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने शुरू किया एन्नम एजुतथम योजना। बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना गुजरात। और भारत और दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ माना गया है बेंगलोर का कैंपागोड़ा हवाई अड्डा। यह बेंगलोर हवाई अड्डा। राजनयिक संबंधों का जश्न मनाने के लिए भारत और वियतनाम ने अभी 50 वर्षीय लोगों का लॉन्च किया। और प्रधानमंत्री ने 19 जून को 44वें शतरंज ओलंपियाड की ऐतिहासिक मसाल रिले का शुभारंभ किया। हरियाणा और इजराइल ने जल सहयोग समझौते पर किए हस्ताक्षर। अब बारी है आज के मोटिवेशनल कोट की। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा, क्योंकि करंट अफेयर से ज्यादा मुझे लगता है ये इंपॉर्टेंट है। भैया इसको मत देखो, ये पढ़ो। तुम लोग भी हर जगह चालू हो जाते हो। तस्वीर है बेटा, छोड़ दो उसको। तो जीतने वाले आपसे अलग नहीं होते, वो बस बार बार हारने के बाद एक बार फिर से प्रयास करने की हिम्मत रखते हैं, इसलिए वो अंततः जीत जाते हैं। पता नहीं है मेरे करंट अफेयर्स के साथ कब होगा। 5 साल से लगातार मैं करंट अफेयर पढ़ाता जा रहा हूं, सोच रहा हूं कल वो दिन आएगा जब 1000 लोग लाइव होंगे। कल वो दिन आएगा जब वो 1000 लाइव होंगे। पता नहीं वो दिन कब आएगा। फिलहाल कर लेते हैं प्रीवियस डे रिवीजन। याद रखिएगा कि आपको हारना नहीं है, क्योंकि जब तक आप हारेंगे नहीं तब तक आपकी दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। और जब तक आप जीतने का जज्बा रखते हैं तब तक आप कुछ भी कर सकते हैं। फिलहाल प्रीवियस डे रिवीजन में देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ कमेंट जो है वो आपको कमेंट पर लिखते हैं, आंसर जो है वो कमेंट पर लिखने हैं ऑप्शन के। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस हर साल कब मनाते हैं? ये 17 जून को मनाया जाता है। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को पेंटागन के एक शीर्ष पद के लिए नामित किया है? वो है राधा एंगर प्लम। 16 जून 2022 को कहां पर भारत और जापान ने पहली भारत जापान वार्ता का आयोजन किया है? नई दिल्ली। डॉक्टर जयशंकर और अनुराग ठाकुर ने कहां पर अभी हाल ही में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में साई स्क्वैश स्पोर्ट का उद्घाटन किया है? वो है दिल्ली। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट के अनुसार अफोर्डेबल टैलेंट में किस राज्य को एशिया में प्रथम स्थान मिला है? वो है केरला। जून 2022 में किस शहर में 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव उन्मेष का आयोजन किया गया? वो है शिमला। जून 2022 को उड़ीसा में चांदीपुर से पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया। इस मिसाइल की रेंज को बढ़ाया गया है। ये 250 किलोमीटर रेंज की थी, इसको 350 किलोमीटर रेंज किया गया। आगामी राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लिए 37 सदस्यीय भारतीय एथलेटिक्स टीम के जो नेतृत्व करेंगे वो कौन होंगे? वो होंगे नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा इज अ बॉय विद गोल्डन आर्म। ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 12वीं बैठक की अध्यक्षता किस देश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने की? इस बार सारी अध्यक्षता चाइना करेगा। चाइना का नंबर है। पिछली बार हमने की थी, हमने मतलब इंडिया ने की थी। केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की ऊपरी आयु सीमा पहले
साल के लिए 21 साल से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है, तो अब वो 23 साल तक के लोग जो हैं वो उसमें 17.5 से लेकर 23 साल तक के लोग जो हैं वो अग्निपथ स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और अभी हाल ही में कल ही इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। इसके ऊपर मैंने एक छोटा सा वीडियो भी किया है, आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं ताकि आपको और ज्यादा जानकारी हो जाए। आगे बढ़ते हैं। किस देश के पूर्व कप्तान 37 वर्षीय विलियम पोर्टर फील्ड ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया? ये है आयरलैंड के। उस दिन शायद मैंने स्कॉटलैंड पे टिक कर दिया था, आयरलैंड इज द राइट आंसर। पद्म भूषण पुरस्कार विजेता और प्रसिद्ध भाषाविद प्रोफेसर, उनका जून 2022 में निधन हो गया। उनका नाम क्या था? गोपी चंद नारंग। तो अब रहिए ना बेखबर, मिलेगी हर एक खबर मेरे साथ सुबह 5 बज चुके हैं और आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है। प्रतिवर्ष विश्व पिकनिक दिवस मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए सिर्फ एक लाइन में खत्म करेंगे। विश्व पिकनिक दिवस जो है ये हर साल आपका 18 जून को मनाया जाता है। 18 जून को मनाने का हर साल 18 जून को मनाया जाता है। पिकनिक पे मतलब हम रोजमर्रा की जिंदगी से जाते हैं, कहीं कभार कर घूमते हैं। पिकनिक एक फ्रांसीसी शब्द है जिसका मतलब होता है खाना एक दूसरे के साथ शेयर करना। लेकिन जो अगला डे मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है वर्ल्ड सिकल रोग दिवस। सिकल क्या है? ये एक खून से संबंधित बीमारी है, ये एक आनुवांशिक बीमारी है जो आपकी लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं यानी कि रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उनका जो आकार होता है वो इलेप्टिकल ओवल आप उसे शेप कह सकते हैं, ऐसा शेप होता है और बीच में हल्का सा गड्ढा होता है। लेकिन अगर ये आकार आपका ऐसा हो जाए तो इनकी लाइफ स्पैन जो है वो कम हो जाता है और ऐसे रोग से ग्रसित व्यक्ति को कहा जाता है सिकल सेल रोग से ग्रसित है। और ये प्रतिवर्ष आपका 19 जून को मनाया जाता है। सिकल सेल आपको ये याद रखना है, ये एक आनुवांशिक रोग है, छूने वूने से नहीं फैलता है, माता पिता से बच्चों में आता है। विश्व सिकल सेल दिवस हर साल 19 जून को मनाया जाता है और इसमें दिक्कत ये हो जाती है कि इसमें जो आपकी लाल रुधिर कणिकाएं जो गोल आकार की होती हैं उनका आकार दरांती के आकार का हो जाता है। मतलब मैंने आपको बताया कि उनका आकार कैसा हो जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है। और सिकल सेल रोग की अगर हम लोग बात करें, इस बार इसकी थीम रही है शाइन द लाइट ऑन सिकल सेल। इस बार इसकी थीम क्या रही है? शाइन द लाइट ऑन सिकल सेल, शाइन द लाइट ऑन सिकल सेल, शाइन द लाइट ऑन सिकल सेल। ये इसकी इस बार की 2022 की थीम रही है। 22 दिसंबर 2008 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे पहली बार मनाया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा के वर्तमान समय में हेड कौन है? अब्दुल्ला शाहिद। अब्दुल्ला शाहिद किस देश से बिलोंग करते हैं? अब्दुल्ला शाहिद जो है ये आपके मालदीव से बिलोंग करते हैं, वहां के पहले विदेश मंत्री रहे हैं। वर्तमान समय में 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है वो चर्चा में है। संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान समय में कितने देश सदस्य हैं? 193 देश जो है वो संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान समय में सदस्य हैं। इसके अलावा अब बात करते हैं बीमारियों से जुड़े हुए दिनों के बारे में। जब भी आप पीसीएस का पेपर जाएंगे या लेखपाल का पेपर देने जाएंगे तो वहां पर ऐसे ही क्या होगा, वो बीमारियों के कुछ दिन एक साथ उठाएंगे, उसके बगल में एक और सूची रखेंगे, आपको कॉलम 1 से कॉलम 2 को मिलाना होगा। तो आपको सब कुछ याद रहना चाहिए। 30 जनवरी को याद रखिएगा वर्ल्ड लेप्रोसी डे, वर्ल्ड लेप्रोसी डे यानी कि कुष्ठ रोग दिवस। कुष्ठ रोग दिवस महात्मा गांधी जी के जिस दिन शहीद हुए थे, महात्मा गांधी जी को गोली मारी गई थी उसी दिन, क्योंकि वो कुष्ठ रोग को लेकर के काफी ज्यादा चिंतित थे और उसके लिए उन्होंने बहुत सारा प्रयास भी किया था। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाते हैं। इस बार इसकी थीम रही है क्लोज द केयर गैप। इस बार की थीम क्या रही है? क्लोज द केयर गैप। ठीक है। 24 मार्च को हम वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे यानी कि विश्व टीबी दिवस मनाते हैं, क्षय रोग दिवस मनाते हैं। इस बार इसकी थीम रही है इन्वेस्ट टू एंड टीबी। इस बार इसकी थीम क्या रही है? इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ, इन्वेस्ट टू इन टीबी सेव लाइफ, इन्वेस्ट टू इन टीबी सेव लाइफ। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है, नोट करिएगा। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। मैं चाहूंगा कि इसका थीम मुझे आप बताएं कि इस बार विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम क्या रहा। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल को मनाया जाता है। 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है और वर्ल्ड थायराइड डे जो है ये 25 मई को मनाया जाता है। तो 25 अप्रैल को मलेरिया डे, 25 मई को थायराइड डे। कुछ ना याद करें तो 2 दिन कम से कम जरूर आज याद करके जाएं, कोई भी आप याद कर सकते हैं। जैसे मुझे ऐसा पता है कि ट्यूबरकुलोसिस आपको जरूर याद होगा 24 मार्च, कैंसर आपको जरूर याद होगा, लेप्रोसी आपको जरूर याद होगा, तो क्यों ना मलेरिया डे याद कर लिया जाए कि 25 अप्रैल को होता है और 17 अप्रैल को वर्ल्ड हीमोफीलिया डे होता है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को मनाया जाता है। 21 सितंबर को मनाते हैं वर्ल्ड अल्जाइमर डे, 28 सितंबर को मनाते हैं वर्ल्ड रेबीज डे और 7 नवंबर को मनाते हैं नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। दोनों में कंफ्यूजन है, ये राष्ट्रीय कैंसर दिवस है और ये विश्व कैंसर दिवस है। तो वो 4 फरवरी को है, ये 7 नवंबर को है। वो 4 फरवरी को है, ये 7 नवंबर को, इसको याद रखिएगा। वर्ल्ड निमोनिया डे 12 नवंबर को मनाते हैं। 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाते हैं, बाल दिवस के दिन मधुमेह दिवस मनाते हैं। आपके जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे उनकी मृत्यु भी मधुमेह के कारण ही हुई थी।
1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे भी मनाते हैं, यानी कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, सबको पता होगा। तो ये बीमारी से जुड़े हुए कुछ दिन थे जो हम सभी को याद रखने चाहिए। अब बीमारी अच्छी बात नहीं होती, लेकिन फिर भी देख तो याद रखना, एग्जाम जो निकालना है। आगे आपको ले चलता हूं सोमालिया। सोमालिया की अगर हम बात करें, सोमालिया का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सिर्फ क्या आता है, सोमालिया के डाकू, सोमालिया में लड़ाई झगड़ा दंगा। सोमालिया एक्चुअल में पांच कॉन्टिनेंट ने जो था, पांच विदेशी ताकतों ने सोमालिया पर कब्जा कर रखा था। 1960 के दशक में इसको आजादी मिलती है। 1969 तक ये एक लोकतंत्र रहता है, उस टाइम बर्रे का वहां पे शासन होता है। फिर वहां पर बर्रे के जो विरोधी होते हैं या अलगाववादी होते हैं वो वहां पर दंगा फसाद कर देते हैं, और तब से सोमालिया कभी शांत नहीं हुआ। सोमालिया में पहले सोमालिया के संबंध रूस के साथ काफी अच्छे रहते हैं, लेकिन बाद में वहां पे अमेरिका के संबंध काफी अच्छे हो जाते हैं, और इस तरीके से धीरे धीरे सोमालिया का बदलता रहता है। और आज भी सोमालिया जो है वो पूरी तरह से शांत नहीं है। मैं आपको अफ्रीका के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने वाला हूं, इसलिए कहीं जाइएगा नहीं, ढंग से सुनिएगा। हमजा अब्दी बर्रे जो है वो एक बार प्रधानमंत्री बना दिए गए हैं। अभी हाल ही में यहाँ पर कुछ दिन पहले राष्ट्रपति बनाए गए थे। कौन राष्ट्रपति बनाए गए थे? शेख मोहम्मद हसन शेख मोहम्मद जो है उन्होंने यहाँ पर राष्ट्रपति का पद संभाला था। सोमालिया की बात कीजिए तो सोमालिया की राजधानी क्या है? मोगादिशु। सोमालिया की राजधानी क्या है? मोगादिशु। यहाँ पर बहुत ज्यादा नरसंहार हुआ है, बहुत ज्यादा लोगों को मारपीट हुई है, और सोमालिया एक देश के रूप में शायद आज भी उभर नहीं पा रहा है। और वहां पे सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वहां पे लोग अपना अपना स्वार्थ साधने में लगे हुए हैं। यकीन मानिए वो देश की तरह सोचते ही नहीं, वो सोचते मेरा वहां पे कबीलाई जो संस्कृति है उसको काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है, और विदेशी ताकतें भी वहां पे बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं फिलहाल। तो इसी वजह से यहाँ के जो जनजीवन है वो पूरी तरह से लूट मार और इसी तरह में अर्थव्यस्त है। तो 2012 से 2017 तक हसन शेख मोहम्मद जो है वो पहले राष्ट्रपति बने थे, एक बार फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं। फिलहाल हमजा अब्दी बर्रे को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। सोमालिया की अगर हम बात करें तो सोमालिया आपको अफ्रीका में मिलेगा। जो ग्रेट अफ्रीकन हॉर्न है, जिसे कहा जाता है अफ्रीका का सींग, गैंडे का जैसा सींग है, वो आपका सोमालिया ही है। ये आपका सोमालिया है। यहाँ सोमालिया के बगल में आपको इथोपिया मिलेगा। इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा है, सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है। इन दोनों के बीच में अक्सर कुछ कुछ पार्ट को लेकर के लड़ाई वगैरह जारी रहती है। आप दक्षिण अफ्रीका की बात करें या पूरा साउथ अफ्रीका, पूरा अफ्रीका की बात करें तो इसमें एक चीज आपको याद रखनी है, अफ्रीका में आपके पास कितने कंट्री हैं? अफ्रीका में आपके पास 54 कंट्री हैं। अच्छा, इसको मैं बाद में लिख दूंगा, थोड़ा सा अफ्रीका के बारे में बताता हूं। अफ्रीका में विश्व का सबसे बड़ा रेतीला मरुस्थल पाया जाता है, जिसे सहारा मरुस्थल कहते हैं, वो ये है सहारा मरुस्थल। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको एटलस माउंटेन मिलेगा। एटलस माउंटेन, एटलस सुना होगा ना, एटलस पर्वत श्रेणी, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ये जो आपको देख रहे हो ये ग्रे कलर का जो है, ये पूरा का पूरा सहारा डेजर्ट है। यहीं पर आपका ये नीचे वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा हरा भरा है, और इसको और हरा भरा बनाने की कवायद हो रही है। इसे साहेल क्षेत्र कहा जाता है। ये इधर सेनेगल से लेके आपका जिबूती तक फैला हुआ है। ये सेनेगल से जिबूती तक, यहीं पर ग्रेट वॉल ऑफ अफ्रीका, ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अफ्रीका बनाई जा रही है। और ये विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाने वाली नील नदी आपको यहाँ पर जाते हुए मिलेगी। ये आपको लेक विक्टोरिया से निकलती हुई मिलेगी। ये जो छोटा सा जगह आप देख रहे हो ये लेक विक्टोरिया है। विक्टोरिया झील के बारे में कहा जाता है कि ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, सुपीरियर झील के बाद, और ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। इसी के नीचे आप थोड़ा सा आएंगे तो यह है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो जिसकी ऊंचाई 5895 मीटर है, ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। ये अफ्रीका की कौन सी चोटी है? ये अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। अभी हाल ही में पिछले साल विराट चंद्र नाम के एक लड़के ने, 9 वर्षीय बालक है विराट चंद्र। कितने वर्ष का बालक है? 9 वर्षीय बालक है। इसने माउंट किलिमंजारो को फतेह कर लिया था। ये हैदराबाद यानी कि तेलंगाना का रहने वाला है। ये कहां का रहने वाले हैं? हैदराबाद यानी तेलंगाना के रहने वाले हैं। तो विराट चंद्र का नाम याद रखिएगा। ये सबसे कम उम्र में किलिमंजारो को फतेह करने वाले व्यक्ति बने हैं। ठीक, अब यहां पर एक प्रश्न और मैंने पढ़ा था, पूछा जाता है कि अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है जो ऑन एरिया बेसिस पे है। मैं आपको 1 सेकंड दे रहा हूं, अच्छा 5 सेकंड देता हूं, गौर से देखकर समझिए कि कौन सा देश जो है वो आपको एरिया वाइज सबसे बड़ा दिख रहा है। क्योंकि मैं बता दूंगा तो उतना याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप उसे ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे। आपको ये देखना चाहिए, अल्जीरिया पर गौर करना चाहिए। अल्जीरिया जो है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। अफ्रीका में 2 नदियों का बेसिन सबसे प्रमुख है। एक तो आपका नील नदी का बेसिन हो गया, जो यहां से लेके आपको यहां पर इजिप्ट में जाते हुए मिलेगी। इजिप्ट में जाकर ये भूमध्य सागर में मिल जाती है। लेक विक्टोरिया से इसका उद्गम माना जाता है, यानी विक्टोरिया झील से ये निकलती है, और बहुत लंबा सा एक रेतीला पथ पालो करते हुए ये मतलब सहारा मरुस्थल के बीच से होकर बहती है, और विश्व की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। कुछ लोगों में विवाद है, वो लोग बोलते हैं अमेजन सबसे बड़ी है, लेकिन ये सबसे अमेजन जो है दक्षिण अमेरिका में। तो ये जो नदी है ये आपकी यहां से लेकर मेडिटेरियन सी में बिलोंग करती है। इसके अलावा एक और नदी का बेसिन आप देखेंगे, वो आपका यहां से आप ऐसे देखिए, ये कांगो नदी का बेसिन है। ये कौन सी नदी है? ये कांगो नदी का बेसिन है।
यहीं पर आपको नाइजर रिवर भी मिलेगी। तो अफ्रीका में 3 नदियां जो हैं वो प्रमुख हैं, एक नाइजर है, एक कांगो है और एक नाइल है, यानी कि नील नदी है। लेक विक्टोरिया मैंने आपको दिखाई दिया। इसी के नीचे आपको तंजानिया मिलेगा। तंजानिया की जो वर्तमान समय में हेड है वो है सामिया सुलू अंसारी। ये प्रश्न अभी एसएससी यूपीपीसीएस की परीक्षा में पूछा गया था कि तंजानिया की वर्तमान समय में राष्ट्रपति कौन है। सामिया सुलू हसन अंसारी उनका पूरा नाम है। तंजानिया की राजधानी दोदोमा। तंजानिया की राजधानी क्या है? दोदोमा है। तो अफ्रीका की बात कर रहे थे हम लोग। एक चीज और, एक आंकड़ा मैं और आपको देना चाहता हूं, ये मतलब मेरा मन है आपको देने का, कि आपके अफ्रीका में कुल मिलाकर कुल कितने कंट्री हैं। ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि भाई अफ्रीका में कुल मिलाकर कितने कंट्री हैं। तो अफ्रीका में जो है टोटल आपके 54 कंट्री हैं, 54 कंट्री हैं। अब आप थोड़ा सा गैस करिए कि एशिया में कितने नंबर ऑफ कंट्री है। एशिया में कुल मिलाकर कितने कंट्री है? एशिया में आपके पास 49 कंट्री है। याद रखिएगा, एशिया में आपके पास 49 कंट्री है। एशिया में 49 कंट्री है। यूरोप में कुल कितने कंट्री है? यूरोप महाद्वीप में कुल कितने देश है? टोटल कुल कितने देश हैं यूरोप महाद्वीप में? तो यूरोप महाद्वीप में आपके पास 44 कंट्री है। यूरोप महाद्वीप में कितने हैं? 44 कंट्री हैं। इसके अलावा अब बात आएगी नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में कुल कितने देश हैं? यानी कि उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट जो है, उत्तरी अमेरिका जो आपका महाद्वीप है, वहां पर कुल कितने कंट्री हैं? तो उत्तरी अमेरिका में 23 कंट्री हैं। उत्तरी अमेरिका में कुल कितने कंट्री हैं? 23 कंट्री हैं। और एक लास्ट में बनता है साउथ अमेरिका। और ओसेनिया में तो आप जान ही जाएंगे, अंटार्कटिका, उसको कोई मतलब ही नहीं है। साउथ अमेरिका में कुल कितने कंट्री हैं? रुक जा भाई। साउथ अमेरिका में कुल आपके 12 कंट्री हैं। साउथ दक्षिण अमेरिका में कुल 12 कंट्री हैं। एंडीज पर्वतमाला किस कॉन्टिनेंट में है? एंडीज पर्वतमाला। अब मैं कभी मैप का बड़ा शौकीन हूं, घंटों में मैप देखता रहता हूं, तो अच्छा लगता है। आप भी मैप देखा करो, कभी कभी फुर्सत में हुआ करो तो एक एटलस खरीद के रख लो, उसके पन्ने पलटाया करो और देखा करो। कुछ बहुत ज्यादा जानकारी होगी, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और आपको कुछ ऐसा फील होगा जैसे आप पूरी दुनिया घूम रहे हो कि ये कहां पर है, ये कहां पर है, ये कहां पर, अच्छा ये ऊपर है, ये नीचे है। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा आपको अंदाजा मिलेगा। चलिए, तो मेडिटेरियन सी आपने देख लिया। इसके नीचे आएंगे तो आपका ये लाल सागर है। लाल सागर और मेडिटेरियन सी को मिलाने वाली कौन सी नहर है? स्वेज नहर, आप सभी जानते हैं। और ये आपका गल्फ ऑफ अडन है, अडन की खाड़ी है। और यहीं से आपका अरब सागर और लाल सागर आपस में मिलता है। और यहाँ पर आपका ये पर्शियन गल्फ है और इसके बाद आप अरब सागर वहां पर मिलता हुआ नजर आएगा। उधर आप चले जाओगे तो मिडिल ईस्ट कंट्री आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 23 जून 2022 को बीजिंग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के किस संस्करण का आयोजन किया जाने वाला है? तो ये मैंने आपको 2 दिन पहले भी बता दिया था कि 14वें संस्करण का आयोजन यहां पर किया जाने वाला है, जबकि 13वें संस्करण का आयोजन हमारे यहाँ किया गया था, भारत ने किया था। ब्रिक्स के नाम से आप याद रखिएगा, ब्रिक्स का जो गठन था, वैसे तो इनकी बैठकें जो है वो ब्रिक के नाम से, यानी कि ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, इनकी बैठक 2006 में शुरू हो गई थी, लेकिन इसका अस्तित्व 2009 में नजर आया। ये ब्रिक बना, यानी कि इसने एक स्वायत्त संगठन का रूप लिया। इसके बाद 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका की एंट्री हो जाती है, तो ये बन जाता है ब्रिक्स। यहां पर क्या होता है? यहां पर साउथ अफ्रीका की एंट्री हो जाती है 2010 में, तब ये बन जाता है ब्रिक्स। और तब से इसकी बैठक जो है वो लगभग हर साल आयोजित की जाती है। साइक्लिक फॉर्म में चलता है, यानी कि अगर ब्राजील ने किया है तो अगले साल रशिया करेगा, रशिया कर चुका है तो इंडिया करेगा, इंडिया कर चुका है तो चाइना करेगा, चाइना कर चुका है तो साउथ अफ्रीका करेगा, और फिर ब्राजील करेगा। भारत की अगर हम बात करें तो भारत ने इसकी अध्यक्षता एक बार 2021 में की है, एक बार इसकी अध्यक्षता 2016 में की है और एक बार इसकी अध्यक्षता 2012 में की है। तो 3 बार भारत जो है वो ब्रिक्स देशों की अध्यक्षता कर चुका है, यानी कि ब्रिक्स की बैठकों की अध्यक्षता कर चुका है 3 बार। कितने बार कर चुका है भारत ब्रिक्स बैठकों की अध्यक्षता? 3 बार कर चुका है। कभी कभी हमें अंदाजा भी नहीं होता कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या हमारे एग्जाम में आ सकता है। हो सकता है मैंने ये 3 बार लिख दिया है और ये आपके एग्जाम में आ जाए। जैसे मुझे याद है कि मैं असम का जब भी स्लाइड लेकर के आता हूं तो मैं असम के बारे में आपको बताता हूं कि वहां का एक डांस फॉर्म है सतत्रिया ओजापाली, सतत्रिया ओजापाली, मैं बताता रहा। लेकिन मुझे क्या पता था कि वो इस बार पूछ लेगा और इतना ज्यादा पूछेगा कि सतत्रिया सतत्रिया सतत्रिया। लगभग 3 शिफ्ट ऐसी रही एनटीपीसी सीबीटी 2 की जिसमें सतत्रिया डांस के बारे में पूछा। कभी ये पूछा कि ये किसने शुरू किया था, कभी ये पूछा कि ये किस राज्य से था, कभी ये पूछा कि इसमें इसका शुभारंभ किस वर्ष किया गया था। तो बहुत सारी चीजें उसके बारे में पूछी गई हैं। और अभी मैं समझ रहा हूं कि आर्ट एंड कल्चर के ऊपर थोड़ा सा मुझे और काम करना चाहिए ताकि मैं आर्ट एंड कल्चर के बारे में आपको और बता सकूं, म्यूजिक के बारे में आपको और बता सकूं, ताकि आने वाले एग्जाम के लिए आप तैयार रहें। क्योंकि जो पैटर्न है वो टीसीएस का ही है, एसएससी में भी और आरबी में भी। तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में आप एमटीएस का एग्जाम देने जाएं, सीएचएसएल का एग्जाम देने जाएं, किसी और चीज का एग्जाम देने जाएं, तो वहां पर आपको डांस या म्यूजिक से जुड़ी हुई चीजें पूछी जाए, तो उसके लिए एक स्पेशल सेशन में प्लान करता हूं। फिलहाल ब्रिक्स की बात करते हैं। ब्रिक्स का जो बैंक है वो है न्यू डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी। एनडीबी के हेड कौन है? मासात्सुगु आसाकावा। मासात्सुगु आसाकावा। इसमें अभी हाल ही में 4 देशों ने एंट्री मारी है। कौन से 4 देशों ने एंट्री मारी है? इजिप्ट ने, यूएई ने, और बांग्लादेश ने,
बांग्लादेश ने और उरुग्वे ने, ये 4 नए मेंबर जो हैं वो ब्रिक्स देशों के बैंक, जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है, उसमें शामिल हो गए हैं। तो इस बार 14वां संस्करण जो है वो कौन आयोजित करेगा, वो आपका चाइना में आयोजित किया जाएगा, यानी कि चीन में आयोजित किया जाएगा, और इस सम्मेलन का अध्यक्ष जो है वो चीन है। पिछली बार इसकी अध्यक्षता हमने की थी। ब्रिक्स में वर्तमान समय में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं और अभी हाल ही में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस हुई, उनके बारे में चर्चा करते हैं कि वो इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस यानी कि महत्वपूर्ण सम्मेलन कहां कहां पर आयोजित हुए। 8वां ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग पार्लियामेंट्रियंस, यानी कि जो आपके यंग युवा संसद हैं उनको लेकर के एक वैश्विक सम्मेलन हुआ, और ये 8वां सम्मेलन था। ये आपका इजिप्ट में आयोजित किया गया। कहां पर आयोजित किया गया? इजिप्ट में आयोजित किया गया, यानी मिस्र में आयोजित किया गया। 12वां वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मिनिस्ट्रियल यानी कि मंत्री स्तरीय कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ जेनेवा स्विट्जरलैंड में, क्योंकि डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहां पर है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और डब्ल्यूटीओ की हेड कौन है? हाँ, नकोजी ओकोंजो-इवेला। वेरी गुड। आगे आते हैं। सेक्रेटरिएट ऑफ द बे ऑफ बंगाल, यानी कि आपका बिम्स्टेक देशों का अभी हाल ही में 25 वर्ष होने के उपलक्ष्य में, बिम्स्टेक देशों का संगठन के 25 वर्ष होने के उपलक्ष्य में अभी हाल ही में ढाका में एक तरह का कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। इसके अलावा 5वां बिम्स्टेक सम्मेलन जो है वो आपका श्रीलंका में संपन्न होगा। उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? श्रीलंका करेगा, 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता। ठीक है। तीसरा ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो, ये आपका न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ। एस्टोनिया ने अभी हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा साइबर एक्सरसाइज को होस्ट किया। बेंगलोर में अभी हाल ही में सेमिकॉन इंडिया का कॉन्फ्रेंस हुआ, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया था। मुंबई ने अभी हाल ही में इंडिया के पहले इंटरनेशनल क्रूज यानी अंतरराष्ट्रीय क्रूज कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में 5वें बिम्स्टेक समिट में 5वें बिम्स्टेक सम्मेलन में संबोधित किया, और यह आयोजित कहां हुआ था? श्रीलंका में। अभी मैंने चर्चा की इसके बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन और फिक्की ने मिलकर के विंग्स इंडिया का आयोजन किया था। एयर शो है ये, एयर शो यानी हवाई जहाज वगैरह दिखाए जाते हैं इसमें। कौन कौन से हवाई जहाज है? ये कहां पर हुआ? हैदराबाद। हवाई जहाज हमारे कानपुर की लैंग्वेज है, एरोप्लेन। ठीक है। जर्मनी ने G7 के जो कृषि मंत्री हैं उनकी वर्चुअल मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई, और इंडियन ग्लोबल फोरम यानी कि भारत वैश्विक फोरम स्टार्टअप को लेकर के करा गया था। यह कहां पर आयोजित किया गया? बेंगलुरु में आयोजित किया गया। आगे बढ़ते हैं। मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 के रूप में किसे ताज पहनाया गया? मिसेज का मतलब इनका ब्याह हो चुका है और इन्हें इंडिया वर्ल्ड चुना गया, यानी मिसेज वर्ल्ड का जो पेजेंट होगा, मिसेज वर्ल्ड की जो प्रतियोगिता होगी उसमें भारत की तरफ से ये पार्टिसिपेट करेंगी। इनका नाम है सरगम कौशल। सरगम कौशल प्रथम स्थान पे आई हैं। जूही व्यास जो है वो द्वितीय स्थान पे आई हैं, जबकि तृतीय स्थान पर यानी सेकंड रनर पर आई हैं चाहत दलाल। तो राइट आंसर हो जाएगा सरगम कौशल। सरगम कौशल जो है इन्होंने मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का खिताब जीत लिया है। अब इसके बाद श्रीमती जूही व्यास का स्थान रहा। सरगम कौशल भारत के सभी हिस्सों में 51 अन्य प्रतियोगियों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने वाली विजेता के रूप में चुना गया है, और ये भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी मिसेज वर्ल्ड 2022 में। मिस वर्ल्ड 2021 कौन बनी? ये प्रश्न अभी आपका पूछा गया। कैरोलिना बिलावास्का। कैरोलिना बिलावास्का। ये प्रतियोगिता कहां पर आयोजित की गई थी? प्यूर्टो रिको में। कैरोलिना बिलावास्का। कैरोलिना बिलावास्का किस देश से है? ये पोलैंड से है। ओके। आगे, मिस अर्थ कौन बनी? मिस अर्थ 2021 की ही बात हो रही है यहां पर। मिस अर्थ जो बनी थी वो थी डेजनी वैगनर। उनका नाम क्या है? डेजनी वैगनर। डेस्टिनी वैगनर, सॉरी, डेजनी वैगनर याद आ रहा था मुझे। डेस्टिनी वैगनर ये बेलिज की है। डेस्टिनी वैगनर कहां की है? बेलिज। बेलिज एक छोटा सा कंट्री है, वहां की है बेलिज। बेलिज, BELIJD। मिस यूनिवर्स कौन बनी? ये तो अपनी है भैया, मतलब अपनी के, हम सबकी हैं। हरनाज संधू। हरनाज संधू। ठीक है। आगे, वैदेही डोंगरे क्या बनी है? वैदेही डोंगरे पहली भारतीय महिला बनी जो मिस इंडिया यूएसए चुनी गई थी। क्या चुनी गई थी? मिस इंडिया यूएसए चुनी गई थी। यूएसए में ये प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। पहली भारतीय महिला बनी जिन्हें मिस इंडिया यूएसए चुना गया। अक्षता प्रभु को MS का मतलब होता है सुश्री। ऐसे लोगों के आगे MS लगाया जाता है जो काफी उम्र की हो जाती है बट उनका ब्याह नहीं होता है। तो MS जो है सुश्री अक्षता प्रभु जो है ये इंटरनेशनल मिस वर्ल्ड इंटरनेशनल बनी थी। मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड ऐसा कुछ था इनके नाम के आगे, इंटर। अब मिस ट्रांस ग्लोबल कौन बनी थी? श्रुति सितारा। श्रुति सितारा। तो ये किलर पॉइंट्स वो हैं जो भी आपकी अभी ब्यूटी पेजेंट जो है जीतने वाली महिलाएं रही हैं। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा।
तो अक्षता प्रभु जो है मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 चुनी गई थी। मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 चुना गया था। किसको? अक्षता प्रभु को। पेशे से डॉक्टर है। मिस एमएस लगाएंगे, मिसेज नहीं लगाएंगे ना मिस लगाएंगे। एमएस, एमएस मतलब होता है हिंदी में सुसरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जून 2022 में किस राज्य सरकार ने एन्नम एजुथुम योजना शुरू की है? ये कौन सी योजना है? एक्चुअल में कोविड-19 के दौरान आपको पता होगा कई सारे बच्चे स्कूल नहीं जा पाए और ऐसे में उनकी उम्र तो बढ़ गई लेकिन ज्ञान का स्तर नहीं बढ़ा। तो उनमें न्यूमरेसी एंड लिटरेसी डेवलप करने के लिए एक योजना लाई गई है जिसमें कार्य पुस्तिकाएं दी जा रही हैं और टीचरों को ट्रेनिंग दी जा रही है कि आप बच्चों को इस तरीके से पढ़ाइए। इस योजना को शुरू कहाँ किया गया है? तमिलनाडु में किया गया है। इस योजना का नाम क्या है? एन्नम एजुथुम। एन्नम एजुथुम जो है ये बच्चों को एक प्रॉपर लेवल तक लाने की योजना है, मतलब कि बच्चे कम से कम इतना तो सीख ही जाएं और टारगेट ये है कि इसको 2025 तक संख्यात्मकता और साक्षरता को सुनिश्चित करना है। ध्यान रखिएगा, इसको जो शुरू किया गया है वो तिरुवल्लुर से शुरू किया गया है। कहां से शुरू किया गया? तिरुवल्लुर। इस योजना की शुरुआत कहां से की गई? तिरुवल्लुर। जो लोग तमिलनाडु पीसीएस की परीक्षा देने जा रहे हैं वो ध्यान से सुनेंगे। तिरुवल्लुर, तिरुवल्लुर से इसको शुरू किया गया है। अभी हाल ही में तमिलनाडु चर्चा में क्यों रहा, इसके बारे में बात करते हैं। नंजरायन टैंक, नंजरायन टैंक को अभी हाल ही में तमिलनाडु का 17वां बर्ड सेंचुरी घोषित किया गया है, यानी पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है, जो आपका तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तिरुपुर डिस्ट्रिक्ट 60 किलोमीटर दूर पड़ता है कोयम्बटूर से। मैलादुम्पुरई ये तमिलनाडु में है और इसे भारत की सबसे पुरानी लौ युगीन सभ्यता साइट के रूप में जाना जा रहा है। भारत में लौ युगीन, कांस्य युगीन, ये सब सुना है ना, पत्थर युगीन, फिर लौ युगीन, फिर कांस्य युगीन। तो आयरन एज सबसे इल्डेस्ट साइट यानी ओल्डेस्ट साइट जो है वो है मैलादुम्पुरई। मैलादुथुरई जो है ये तमिलनाडु का 38वां जिला है। तमिलनाडु ने इक्वालिटी डे यानी समानता दिवस मनाने की घोषणा की है अंबेडकर साहब की जन्मतिथि पर, यानी कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जन्मतिथि पर। कब होती है? 14 अप्रैल को। तो उन्होंने उस दिन समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। करपुर कलमकारी पेंटिंग और कला कुर्ची वुड कार्विंग, इसको अभी हाल ही में ज्योग्राफिकल टैग दिया गया। पहला स्टेट रहा जिसने बच्चों को कोविड वैक्सीन लगवाई, तमिलनाडु रहा। 20 नवंबर 2021 को स्टेट चिल्ड्रन पॉलिसी को लॉन्च किया, यानी कि राज्य बाल नीति को लॉन्च किया। तमिल थाई वजथू जो है उसको एज ए स्टेट सॉन्ग लॉन्च किया। तमिल थाई वजथू को एज ए स्टेट सॉन्ग यानी राजकीय गीत के रूप में लॉन्च किया। इंडिया का पहला स्ट्रीट एनिमल के लिए एम्बुलेंस चलाया, यानी कि गली में जो जानवर भटकते रहते हैं आवारा पशुओं के लिए एम्बुलेंस चलाने वाला पहला राज्य तमिलनाडु रहा। लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट कहां पे शुरू हुआ? तमिलनाडु में। ट्रेडिशनल एयर पावर इंस्ट्रूमेंट नरसिंह पेट्टई नागस्वरमम, ये एक पपीरी की तरीके होता है, एक सेनाई की तरीके होता है, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया। उंगलिल उर्वन, ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की आत्मकथा है। वन एमंग्स यू इसका मतलब है और इसका भी हाल ही में राहुल गांधी जी ने इनॉग्रेट किया था। तमिलनाडु में इंडिया का पहला डुगोंग कंजर्वेशन सेंटर बनाया जा रहा है। डुगोंग जो है जिसे समुद्री गाय के रूप में भी जाना जाता है। देश का पहला 3D प्रिंटेड हाउस आईआईटी मद्रास में बनाया गया। कौशल्या संगर को पिछली बार यूएन इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इस बार ये अवार्ड किसको दिया गया है? इस बार ये अवार्ड बांग्लादेश की रिजवाना हसन को दिया गया। किसको दिया गया? बांग्लादेश की रिजवाना हसन को यह अवार्ड दिया गया है, बांग्लादेश की रिजवाना हसन को। और इंडिया का पहला वेटलैंड कंजर्वेशन सेंटर यानी आर्द्र भूमि संरक्षण केंद्र, ये कहां पर बनाया गया है? ये आपका तमिलनाडु में बनाया गया। तमिलनाडु की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को इसका स्थापना दिवस हुआ, लेकिन अभी हाल ही में एमके स्टालिन सरकार ने घोषणा की है कि वो 1 नवंबर को अपना स्थापना दिवस नहीं मनाएंगे, वो 18 जुलाई को अपना स्थापना दिवस मनाएंगे। कब स्थापना दिवस मनाएंगे? 18 जुलाई को अपना स्थापना दिवस जो है वो मनाएंगे। ठीक है, टोटल जिले 38 है, मैंने बताया। मैलादुथुरई जो है, मैलादुथुरई जो है ये तमिलनाडु का सबसे नया जिला है। तमिलनाडु आप देख सकते हैं यहां पर है और यहीं पर जो है वो राम सेतु बनाया गया था। अच्छा, एक चीज मुझे अभी याद आई, मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूं। अफ्रीका के मैप पे मैंने नहीं दिखाया था, एक सेकंड रुको, मैं दिखाई देता हूं। यहां पर ये नीचे एक पॉइंट याद रखिएगा, केप ऑफ गुड होप। ये केप ऑफ गुड होप ये यहां पर आपको दिखेगा, ये है आपका केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप जानते हो क्या है? केप ऑफ गुड होप जानते हो क्या है? कि जब आपके पास स्वेज नहर नहीं थी तो सारे के सारे जहाज जो होते थे वो यहां से होकर के जिब्राल्टर संधि से होकर के यहां पर आते थे और फिर यहां पर ये मोजाम्बिक चैनल से होते हुए इंडिया की तरफ आते थे, इंडियन ओशियन में आते थे। तो ये केप ऑफ गुड है जिससे हो करके, और ये याद रखिएगा ये आपका साउथ अफ्रीका में है। ये किस कंट्री में है? ये साउथ अफ्रीका में।
और इसी से होकर के वास्को डी गामा भारत आया था। वास्को डी गामा जब भारत आया था तो वहां पर कालीकट के राजा जमोरिन से उसकी मुलाकात हुई थी। कौन से राजा से उसकी मुलाकात हुई थी? जमोरिन से उसकी मुलाकात हुई थी। फिर दोनों ने बढ़िया मसाले का व्यापार किया और थोड़े दिन बाद हमारे ही देश का चूना लगा दिया। आगे बात करते हैं, स्टेट डांस जो है वो है भारतनाट्यम। भारतनाट्यम जो है वो आपका तमिलनाडु का स्टेट डांस है। स्टेट एनिमल नीलगिरी तार है। एमराल्ड डोव जो स्टेट बर्ड है। ग्लोरिसा लिली स्टेट फ्लावर है। कबड्डी स्टेट स्पोर्ट है। पाम ट्री यानी कि ताड़ का पेड़ जो है स्टेट ट्री है। कैपिटल चेन्नई है। सीएम एम.के. स्टालिन है। गवर्नर आर.एन. रवि है तमिलनाडु के। पहले सीएम थे पी.एस. कुमारस्वामी राजा। गवर्नर थे पहले कृष्ण कुमार सिंह जी। टोटल लोकसभा में 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं। गुंडी, गल्फ ऑफ मन्नार, अनामलाई, मुदुमलाई, मुगुती, ऊटी, वेदांतगल ये प्रमुख आपके नेशनल पार्क हैं। यहाँ पर आगे चलते हैं। बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य गुजरात है। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें जो भी बालिकाएं हैं उनको कई तरह के विभिन्न तरह के पद दिए जाएंगे। आपको याद होगा आपके स्कूलों में भी मीना मंच वगैरह का आयोजन किया जाता होगा। इसी तरीके से यहाँ पर एक सरकार की तरफ से जैसे स्टूडेंट यूनियन होती है, उसी प्रकार से बालिकाओं की भी एक तरह की यूनियन यहाँ पे बनाई जा रही है, जिसमें बालिकाओं को राजनीति के क्षेत्र में आ सके और बातचीत कर सके, उनको थोड़ा सा आइडिया हो सके। तो बालिका पंचायत शुरू करने वाला पहला राज्य गुजरात है, जिसमें 11 से 21 वर्ष आयु के वर्ग की जो लड़कियां होंगी उनको यहाँ पे पार्टिसिपेट करा जाएगा। यह सबसे पहले गुजरात के कच्छ जिले के कुनरिया, मस्का, मोटा गुआ, बटसर गांवों में शुरू किया गया था। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में किस हवाई अड्डे को भारत और दक्षिण एशिया का सबसे अच्छा हवाई अड्डा माना गया है? तो वो है केम्पागोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि बेंगलुरु एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसको सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त हुई है। ये भारत का और दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में इसको माना गया है। 16 जून 2022 को पेरिस में आयोजित समझौते में ये बात आयोजित एक समारोह में ये बात कही गई। राजनयिक संबंधों का जश्न मनाने के लिए भारत और किस देश ने ये लोगो लॉन्च किया है? तो भारत और वियतनाम ने अपने संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में ये लोगो लॉन्च किया है। इस लोगो में आपको एक मोर नजर आएगा और इस तरफ से एक सारस नजर आएगा, क्योंकि जो मोर है वो भारतीय राष्ट्रीय पक्षी है और जो सारस है वो वियतनाम का राष्ट्रीय पक्षी है। वियतनाम से जुड़ी हुई एक न्यूज याद रखिएगा, वियतनाम में अभी हाल ही में आपके 31वें साउथ ईस्ट एशियन गेम का आयोजन किया जाएगा। कौन से संस्करण का आयोजन किया जाएगा? 31वें साउथ ईस्ट एशियन गेम, यानी कि दक्षिण पूर्व एशियाई गेमों का आयोजन किया जाएगा। आसियान देशों की बात करें तो वियतनाम आसियान देशों का सदस्य है, भारत आसियान देशों का सदस्य नहीं है, लेकिन आसियान देशों की इस बार जो बैठक हुई है वो भारत में हुई है और इसी वजह से उसी बैठक के दौरान इस लोगो का अनावरण किया गया है। इससे पहले भारत और इजराइल के संबंधों का 30 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में एक लोगो और जारी किया गया था। इसमें आपका यहां पर एक स्टार, जिसे डेविड स्टार कहा जाता है, ये आपका ईसाई धर्म से संबंधित है और अशोक चक्र को प्रतिबिंबित किया गया था इंडिया और इजराइल के संबंधों के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में। 19 जून 2022 को 44वें शतरंज ओलंपियाड, ये 44वां शतरंज ओलंपियाड जो है ये पहले रसिया में होने वाला था, लेकिन रसिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हो जाने की वजह से इसको भारत में किया गया, क्योंकि आपका जो भारत में ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का मुख्यालय है वो चेन्नई में है और इसी वजह से इसका आयोजन जो है वो आपका चेन्नई में किया जा रहा है। और अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने एक मसाल रिले का आयोजन करके किया। मसाल जो है वो अभी तक ओलंपिक में की जाती थी, लेकिन पहली बार फिडे शतरंज ओलंपियाड में की जा रही है। तो भारत पहला देश होगा जहां पर फिडे ओलंपियाड यानी कि शतरंज को लेकर के जो ओलंपियाड की जो मसाल है उसको लॉन्च किया गया। कहां से किया गया? भारत से किया गया है इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने 19 जून 2022 को नई दिल्ली के 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मसाल रिले का शुभारंभ किया। पहली बार अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने शतरंज ओलंपियाड मसाल की स्थापना की है, जो ओलंपिक परंपरा का हिस्सा है, लेकिन शतरंज ओलंपियाड में आज तक कभी नहीं किया गया था। अब आपको एक ऐसी साइट पर ले चलता हूं, एक ऐसी स्लाइड पे लेके चलता हूं जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगेगी। AICF यानी ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के मुख्यालय के वर्तमान समय में हेड कौन है? नाम याद रखिएगा, संजय कपूर। डायरेक्ट पूछ सकता है और यहां से एक ना एक प्रश्न आपको आपके जीवन में जरूर देखने को मिलेगा। IWLF यानी कि इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, इसके जो वर्तमान समय में हेड है वो है सहदेव यादव। इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, इसके जो हेड है वर्तमान समय में सहदेव यादव है। IMF इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन, भारतीय पर्वतारोहण संघ, पहली बार किसी महिला को बनाया गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर्षवंती बिष्ट, कौन है? हर्षवंती बिष्ट। TTFI टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, दुष्यंत चौटाला। चेयरमैन की बात हो रही है यहाँ पर, सभी चेयरमैन यहाँ पर बताता जा रहा हूं मैं आपको एक एक करके। दुष्यंत चौटाला, अगर आपको आ रहा है तो कमेंट में लिखते जाइए। AIF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, प्रफुल्ल पटेल। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, प्रफुल्ल पटेल।
बीसीसीआई सौरव गांगुली, बीसीसीआई सौरव गांगुली। बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है? सौरव गांगुली, दादा अपने। आईबीएफ इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन, इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन अजय सिंह, इंडियन बॉक्सिंग फेडरेशन अजय सिंह। इंडियन हॉकी फेडरेशन ज्ञानेंद्रो निंगोबाम, ज्ञानेंद्रो निंगोबाम, ज्ञानेंद्रो निंगोबाम, ज्ञानेंद्रो निंगोबाम। इसके बाद एआईटी है, ऑल इंडिया टेनिस फेडरेशन अनिल जैन, ऑल इंडिया टेनिस फेडरेशन अनिल जैन। इंडियन हैंडबॉल एसोसिएशन नुस्तफा पैतेई करके कुछ नाम है, नुस्तफा, एक मिनट में कंफर्म कर लेता हूं। हुसैन मुस्तफा, सॉरी, हुसैन मुस्तफा, हुसैन मुस्तफा, कभी कभी उतर जाता है दिमाग से, इसलिए अब लिखना शुरू कर दिया है मैंने। हुसैन मुस्तफा। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया हेमंत बिस्वा शर्मा, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। तो ये आपके हेड है, इनको याद रखिएगा। अब बारी आज के वन लाइनर की। अंतरराष्ट्रीय पिकनी दिवस कब मनाया जाता है? 18 जून को। विश्व सिकल सेल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 19 जून को। 9 जून 2022 को सोमालिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हमजा अब्दी बर्रे। 23 जून 2022 को बीजिंग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में किस संस्करण का आयोजन किया जाएगा? 14वां। मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022-23 के रूप में किसे ताज पहनाया गया? सरगम कौशल। किस राज्य सरकार ने एन्नम एजुथम योजना शुरू की है? तमिलनाडु। बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य? गुजरात। 2022 स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में किस हवाई अड्डे को भारत और दक्षिण एशिया के श्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में सम्मानित किया गया? केम्पागोडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। जून 2022 में राजनयिक संबंधों को जश्न मनाने के लिए भारत के देश ने लोगों को लॉन्च किया है? वियतनाम। 19 जून 2022 को नई दिल्ली में 44वें शतरंज ओलंपियाड के लिए ऐतिहासिक मसाल का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी। और किस राज्य सरकार ने जल सहयोग पर इजराइल के साथ समझौते हस्ताक्षर किए हैं? हरियाणा। ये आपका इंग्लिश का वन लाइनर है। यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट देन टेक। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड रिपोर्ट्स के मुताबिक किस पक्षी की प्रजाति ने जनसंख्या में बड़ी वृद्धि दिखाई है? तो यह है भारतीय मोर। 79% जो है इंडियन बर्ड वो डिक्रीज हुए हैं, लेकिन भारतीय मोर की जो प्रजाति है वो लगातार तेजी से बढ़ती चली जा रही है। द नंबर ऑफ इंडियन नेशनल बर्ड इंडियन पिकॉक हैज इंक्रीज ड्रामेटिकली ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड। इट इज लिस्टेड लीस्ट कंसर्न ऑन द IUCN रेड लिस्ट। थैंक यू अभिषेक, वेरी गुड। और आज का प्रश्न है, पंडवानी ये किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? फटाफट से अभी मत करिए, जब आप वीडियो एंड हो जाएगा तो उसके बाद इसका करिएगा। पीडीएफ आपको DCA ऐप पर उपलब्ध हो जाएगी। रीजनिंग संपूर्ण रीजनिंग बैच जो है उसको आपको ज्वाइन करना ही है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं कि ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आया है। कैसा लगा है करंट अफेयर्स? 1 मिनट अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल करके कमेंट में लिख देंगे कि आपका करंट अफेयर्स अच्छा है, बुरा है, या हम ऐसा चाहते हैं, तो मुझे थोड़ा सा मदद हो जाएगी, क्योंकि मैं इसको लेकर के चिंतित हूँ। कहीं ना कहीं अब सारा दारोमदार मेरे ऊपर ही है, तो आपसे थोड़ी मदद की अपेक्षा रहेगी। उम्मीद करता हूँ आप मदद करेंगे। अभी के लिए इतना ही रखता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।